बेसिक से फॉर्मूले हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कूलम लॉ में हमें जो मालूम है कि F बराबर कूलम फोर्स जो दो चार्जेस के बीच में काम करता है वो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। तो यहाँ से आप ये ध्यान रखिएगा कि जो दो चार्जेस के बीच का फोर्स होता है वो इन्वर्स स्क्वायर नेचर का होता है, 1/r स्क्वायर नेचर का होता है। MKS सिस्टम में, CGS की बात नहीं करेंगे, MKS सिस्टम में जो K होता है इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन हम लोग लिखते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन MKS सिस्टम में ये आता है, इसको ध्यान रखिएगा। और इस 1/4 पाई एप्सिलॉन में जो एप्सिलॉन होता है ये फ्री स्पेस की प्रॉपर्टी होती है। तो एप्सिलॉन का होना ये बता रहा है कि ये पूरा फॉर्मूला हमने फ्री स्पेस के लिए कंसीडर किया है। न्यूमेरिकल वैल्यू की अगर बात करें तो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। अब एक क्वेश्चन है आपके पास कि जो हमारा कूलम लॉ होता है ये किस लॉ की तरह से मिलता जुलता है, तो वो लॉ है ग्रेविटेशनल लॉ। देखिए ग्रेविटेशनल लॉ, न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल लॉ, न्यूटन का एक लॉ है, इक्वेशन ऑफ मोशन है जो वेलोसिटी के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन कूलम लॉ का स्ट्रक्चर ग्रेविटेशनल लॉ की तरह से होता है। देखो यहाँ पर ग्रेविटेशनल लॉ में G कांस्टेंट होता है, m1 m2 अपॉन R स्क्वायर होता है। कूलम लॉ में F होता है, K होता है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। तो दोनों तरफ R स्क्वायर का बिहेवियर है और जहाँ चार्ज है वहाँ मास हो जाएगा, जहाँ K है वहाँ G हो जाएगा। तो काफ़ी हद तक दोनों स्ट्रक्चर एक जैसे मिल रहे हैं। अंतर क्या है, मास निगेटिव नहीं हो सकता लेकिन चार्ज निगेटिव हो सकते हैं। इसीलिए ग्रेविटेशनल लॉ में जो फोर्स होता है वो हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, लेकिन यहाँ पर कूलम लॉ जो होता है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारे चार्ज का नेचर कैसा है। अगर दोनों चार्ज सेम टाइप के हैं तो रिपल्सिव होगा, और एक चार्ज प्लस है एक माइनस यानी उनका नेचर अपोजिट है तो वो अट्रैक्टिव होगा। दूसरी बात, कूलम्बिक फोर्स ऑलमोस्ट 10⁻40 टाइम स्ट्रॉन्गर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कमज़ोर होता है, लेकिन उसी सिचुएशन में अगर कूलम्बिक फोर्स की बात की जाए तो कूलम्बिक फोर्स स्ट्रांग होता है। अब अगर हम दो चार्ज ले रहे हैं तो एक चार्ज तो नॉर्मल चार्ज है, दूसरा चार्ज एक बहुत छोटा सा पॉजिटिव चार्ज, इसको हम टेस्ट चार्ज कहते हैं। Q0 आप देख रहे हो। अगर दूसरा चार्ज बहुत छोटा है, ये देखो यहाँ पर Q0, इसको हम टेस्ट चार्ज कहते हैं। तो फोर्स अपॉन Q0 जो होता है उसको हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो E जो है वो कूलम्बिक फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज होगा। तो इस फॉर्मूले को हमेशा ध्यान रखिएगा। टेस्ट चार्ज की डेफिनेशन क्या है, एक ऐसा चार्ज जो कि बहुत छोटा, टेंड्स टू 0 का मतलब है कि बहुत छोटा हो। तो एक बहुत छोटे चार्ज, बहुत छोटे का मतलब क्या है, फिजिकली इसका मतलब है कि चार्ज इतना छोटा हो उसके अपनी खुद की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, जिस वजह से वो किसी दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड में जब जाए तो वहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब ना कर सके। अब जो कंसेप्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको फैराडे ने कैसे विजुलाइज किया था कि अगर चार्ज लेते हैं तो चार्ज के इर्द गिर्द हम एक ऐसा क्षेत्र मान सकते हैं, एक ऐसा रीजन मान सकते हैं जहाँ पर कोई दूसरा चार्ज अगर आता है तो वो चार्ज एक बल को महसूस करेगा। तो उस अगल बगल के अदृश्य क्षेत्र को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, क्या है, कैसी है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ इलेक्ट्रिक लाइन का यूज करते हैं। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइनें बाहर निकलती हुई मानी गई, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक लाइन वहाँ पर कन्वर्ज होती हुई मानी गई। ये फैराडे ने इस बात को अज्यूम किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें मालूम है और हमें ये मालूम है किसी एरिया से लाइनें गुजर रही हैं, तो जैसे आप देखो यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर देखो कि ये कोई एरिया है, छोड़ दो उसको, कोई एरिया है जिसमें से लाइनें गुजर रही हैं और एरिया और लाइनों के बीच में एंगल थीटा है, तो हम यहाँ पर एक क्वांटिटी डिफाइन कर सकते हैं फ्लक्स, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, E टाइम A cos थीटा। E और A क्या है, E है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, A है क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो देखो जैसे यहाँ पर जो रे आ रही हैं और जो एरिया है उसके बीच में थीटा एंगल बन रहा है, तो इसलिए हम एक फ्लक्स डिफाइन कर सकते हैं जिसको कि हम E A cos थीटा से होता है। मालूम है cos थीटा डॉट प्रोडक्ट में आता है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट फॉर्म जो होता है वो ये होता है फाई E, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट A। ठीक है, एक फ्लक्स का ही फॉर्मूला है। अगर हमने छोटा सा ऐसे E डॉट A है, अगर हमने एरिया बहुत छोटा मान रखा है, DA मान रखा है, तो आप फ्लक्स को लिखोगे E डॉट DA।
ठीक है, ये हमारा एक फॉर्मूला है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सिंपल सा प्रिंसिपल है, ये कहता है अगर कहीं आपने बहुत सारे चार्ज ले रखे हैं और किसी पॉइंट पर आप टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हो, तो किसी पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड उन सारे चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड के सम के बराबर होगा। तो देखो यहाँ पर वही लिखा है कि यहाँ पे चार्ज Q1, Q2, Q3, Q4 है, किसी पॉइंट P पर इनका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इन सबके सम के बराबर है। ये समेशन का साइन यहाँ पर दिखा रहा है। इलेक्ट्रिक चार्जेस कितनी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज लाइन के रूप में डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। तो ये इसके 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल इसके फॉर्म है। अगर लाइन में है तो हम डिफाइन करेंगे लाइन चार्ज डेंसिटी, और लाइन चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से डिनोट करते हैं। ओके, अगर सरफेस पे है तो ये सिग्मा है, और अगर वॉल्यूम है तो रो है। अब इसका एक कुछ एग्जाम्पल देख लो। जैसे ये हमारे पास एक अब क्लोज सरफेस है, कोई क्लोज सरफेस ले लो, एक जस्ट एग्जाम्पल है यहाँ पर जो दिखा रहा है कि क्लोज सरफेस से क्या। इसको अभी आप ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आप अभी स्किप कर सकते हो। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी जो हम लेते हैं तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाई R स्क्वायर लेते हैं। अगर हम एप्सिलॉन को यहाँ से मल्टीप्लाई कर दें, इसको यहाँ से हटा के इस तरफ ले आएँ, तो हमारे पास फार्मूला हो जाएगा D एप्सिलॉन E। तो D को हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई करने पर D होता है, तो इस D को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी कहेंगे, और इसको एक दूसरे सेंस में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी कहते हैं। अब इस चीज़ को देखिए, अगर हमारे पास एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है तो उसकी वजह से किसी पॉइंट R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो देखें इसको, आई थिंक ये पन्ने रिपीट हो गए हैं। देखो यहाँ पर ये हमारे पास एक वायर है और उससे R दूरी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो ज़रा ये देखो फार्मूला, ये फार्मूला है। यहाँ पे देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड λ/2 पाई एप्सिलॉन R आ रहा है, R स्क्वायर नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर लैम्डा है चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी लाइन चार्ज डेंसिटी, 2 पाई एप्सिलॉन R। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रिक लॉन्ग वायर है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड R दूरी पर 1/R के हिसाब से वेरी करती है, ना कि 1/R स्क्वायर के हिसाब से। इसी तरह से आपको ये समझना है कि अगर कोई चार्ज रिंग है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये उसका फार्मूला है, आपके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला है। ऐसे ही कोई चार्ज डिस्क है, तो उस चार्ज डिस्क की वजह से किसी पॉइंट पर उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होगा वो इस तरह से होगा। ये 3 फार्मूले याद कर लीजिएगा, इनको अपने पास रखिएगा। इन फार्मूलों में आपके पास अगर न्यूमेरिकल बनाना चाहेंगे तो न्यूमेरिकल बन सकते हैं, या सीधे पूछ सकते हैं कि बताओ किस पर डिपेंडेंट होता है, 1/R पर। बताओ किस पर डिपेंड करता है, 1/x स्क्वायर पर। देख रहे हो चित्र में x क्या है, ये दूरी है, तो x स्क्वायर, x क्यूब है, सॉरी x क्यूब है, QR बाई। तो अब यहाँ पर चार्ज डिस्क है, चार्ज डिस्क में अब गॉस लॉ देखो, गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने का एक ये सिंप्लीफाइड तरीका है गॉस लॉ। गॉस लॉ में ये कहता है कि इसे मान लो हमारे पास कोई चार्ज है जो कि चारों तरफ से सरफेस से घिरा हुआ है। अगर कोई चार्ज चारों तरफ सरफेस से घिरा हुआ है, या आर्बिट्री सरफेस से हम घिरा हुआ मान लेते हैं, तो हम उस सरफेस से टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कैलकुलेट कर सकते हैं। फार्मूला क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होता है घिरा हुआ चार्ज बटे एप्सिलॉन नॉट। बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है। तो अगर आपको कितना चार्ज सरफेस ने घेर रखा है और कितना वहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो मालूम ही है, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को वहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब अगर हम इसी चीज़ को, इसी फार्मूले में हमें मालूम है कि फ्लक्स को हम E.ds से रिप्रेजेंट करते हैं, भी इससे पहले कहा। अब यहाँ बस इतना अंतर है कि जो हमने dA कहा था उसको ds से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर हम इसका डिफरेंशियल फॉर्म कहें तो इस डिफरेंशियल फॉर्म को हमेशा याद रखिएगा, एप्सिलॉन नॉट E बराबर रो बाई एप्सिलॉन नॉट, डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट। रो क्या है, जो चार्ज डेंसिटी जो सरफेस ने घेर रखा है उसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है। तो यहाँ पर इसे कहते हैं डाइवर्जेंस ऑफ E इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट। डाइवर्जेंस ऑफ रो, अगर मान लो क्वेश्चन पूछता है चार्ज नहीं है, तो भाई चार्ज नहीं है तो वहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा, तो डेल डॉट ई की वैल्यू 0 हो जाएगी, राइट साइड में जो कोई चार्ज नहीं रहेगा। अब ये डेरिवेशन है, इसको तो अभी कुछ नहीं, कुछ इस पर बात करनी है।
हाँ, अब यहाँ पर कुछ ऐसे है कि गॉस लॉ एक टूल है, एक तरीका है जिससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। हम कूलम लॉ के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन हम गॉस लॉ की सहायता से इस चीज़ को थोड़ा आसानी से कर सकते हैं। लेकिन गॉस लॉ को काम करने के लिए हमारे पास कुछ शर्तें होनी चाहिए, जैसे सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, हमारा गॉसियन सरफेस सिमेट्रिकल होना चाहिए। अगर हम इस तरह की सिचुएशन पा जाते हैं, देन हम आसानी से गॉस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। अब देखें, अगर वो चार्जों के एक लाइन में थे, एक लाइन चार्ज था और जिसकी लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने ट्रेडिशनल तरीके से पहले कैलकुलेट किया था। अब हम देखें, अगर हम गॉस लॉ को अप्लाई करेंगे तो गॉस लॉ की सहायता से भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और कैलकुलेट करके हमारे पास वही फार्मूला आ जाएगा, E बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन R। यहाँ पे देखो E प्रोपोर्शनल है 1/r के, यहाँ R स्क्वायर नहीं है। अगर हमारे पास चार्ज स्फीयर है तो चार्ज स्फीयर पर अगर टोटल चार्ज Q है तो E बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन R आता है, जो कि नॉर्मली होता है। तो ये ध्यान रखना, लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r पे डिपेंड करती है, लेकिन बाकी चार्ज डेंसिटी वगैरह में ये 1/r स्क्वायर पे डिपेंड करती है। तो यहाँ सिचुएशन है, इस पूरी चीज़ को इस डायग्राम के थ्रू आप देख लो, इस डायग्राम से सब कुछ समझ में आ जाएगा। हमारा स्फीयर कैसा, ये सॉलिड है, इसको हमने भर दिया रंग से, ये सॉलिड स्फीयर है। तो सॉलिड स्फीयर में जैसे जैसे आप इस स्फीयर के अंदर जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r के हिसाब से घटेगा। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ जा रहा है, तो जैसे से आप सरफेस से केंद्र की तरफ जा रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r के हिसाब से घट रहा है, r के हिसाब से घट रहा है, r के हिसाब से, और ये लीनियर घट रहा है, 1/r नहीं, r के हिसाब से घट रहा है। तो ये सारा डिक्रीमेंट कैसा है, लीनियर है। लेकिन जब आप चार्ज सरफेस से दूर जाते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो घटने का दर है 1/r स्क्वायर के हिसाब से होता है। तो इस चीज़ को समझना है कि विद इन द स्फीयर ये स्ट्रेट लाइन है जो कि एक लीनियर डिक्रीज को दिखा रहा है, और आउटसाइड द स्फीयर यहाँ पर एक एक्सपोनेंशियल लाइन है जो कि लॉगरिथमिक तरीके से या एक्सपोनेंशियल तरीके से या नॉन क्वाड्रेटिक तरीके से, कुछ भी कहें, से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी घटता हुआ दिखा रहा है। तो यहाँ पर लाइन स्ट्रेट नहीं है, ये इस तरह से 1/r स्क्वायर यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, लेकिन विद इन द ये इसकी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, ये लाइन आपकी स्ट्रेट है। शेल है, अगर खोखला गोला है, तो अगर खोखला गोला है तो खोखले गोले में अंदर कोई चार्ज नहीं रह सकता है, तो इसीलिए आप इस ग्राफ को ध्यान रखिएगा। देखो यहाँ पर जब हम इसके अंदर जाते हैं, ये जो हिस्सा है, खोखला जो हिस्सा है, इस हिस्से में कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो इसलिए आप देखो यहाँ जीरो पाते हो। लेकिन जैसे आप सरफेस पे जाओगे तो आपको वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, और सरफेस से दूर जाना शुरू करोगे तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पर कम होना शुरू हो जाएगी, एक्सपोनेंशियल तरीके से डिक्रीज हो रही है, 1/r स्क्वायर तरीके से डिक्रीज हो रही है। सिलेंडर की वजह से अगर हम मानेंगे तो सिलेंडर की वजह से, चूंकि सिलेंडर पर सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो ये हमारे पास E = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है। ऐसे कोई चार्ज शीट है, एक समतल सतह है जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उससे आप किसी r दूरी पर, उससे कुछ r दूरी पर आपने कोई पॉइंट ले रखा है, इसे यहाँ पर एक पॉइंट ले रखा है। यहाँ पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करोगे तो आपका जो फॉर्मूला होगा वो सिंपली इस तरह से आएगा। तो अगर एक चार्ज शीट है, नॉर्मली चार्ज शीट है, तो उसके दूर, उससे r दूरी पर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो σ/2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। खास बात यहाँ पे देखो, यहाँ r कहीं नहीं आ रहा है, इसका मतलब है r के साथ कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो आप शीट से, जैसे आपके पास ये मान लो शीट है, आप शीट से कितनी भी दूरी पर रहो, यहाँ पर रहो चाहे थोड़ी दूर पे रहो, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा, क्योंकि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में r कहीं नहीं आया है। तो जो दूरी है आपकी, इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये हमारे पास ε/2 एप्सिलॉन नॉट है। लेकिन अगर सोचो कि हमारे पास एक कंडक्टर है, अब ये सब चीज़ें अभी इसको तो बहुत डिस्कस करने की अभी ज़रूरत नहीं है, अभी मैं इसको फिर से लौटूंगा। मान लो कंडक्टर है, तो कंडक्टर के साथ क्या होगा, कंडक्टर ऐसा है कि कंडक्टर की कुछ भी मोटाई होगी तो कंडक्टर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होता है, इसके इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो अगर आप इस केस में लोगे, तो जब भी आप एक कंडक्टर लोगे तो उसमें ऑटोमेटिकली दो सरफेस तो आ ही जाएंगे। तो किसी पॉइंट पी पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आपकी इन दोनों सरफेस का वहाँ पर असर होगा, और इन दोनों सरफेस कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से आपके पास जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगी
वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नहीं होगी, बल्कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन यानी सिग्मा बाई एप्सिलॉन हो जाएगी। तो देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक नॉन कंडक्टिंग केस, जैसे हम देखें नॉन कंडक्टिंग केस ये देखा था आपने, नॉन कंडक्टिंग केस में सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन होता है, चूंकि वहाँ केवल एक शीट है। लेकिन कंडक्टर में क्या होगा, कंडक्टर को जब आप चार्ज करोगे तो उस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो फ्रंट पोर्शन पे भी चार्ज होंगे और बैक पोर्शन पे भी चार्ज होंगे, और दोनों चार्ज का एक साथ हर पॉइंट पे कंट्रीब्यूशन होगा। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन यानी सिग्मा बाई एप्सिलॉन हो जाएगा, हाफ प्लस हाफ 1 हो जाता है इस लॉजिक से। तो हमेशा ध्यान रखना कंडक्टर में सिग्मा बाई एप्सिलॉन होता है और नॉन कंडक्टिंग सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन होता है। इसको कंफ्यूजन कभी मत रखिएगा। अब हम एक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करेंगे कि अगर कोई चार्ज सरफेस है उस पर कोई हिस्सा आप मान लें, देखिए यहाँ पे तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर जो फोर्स लगता है किसी एरिया पर जो आपने कंडक्टर पर माना है, ये उसका फॉर्मूला है। अगर हम इस एरिया को डिवाइड कर दें तो हमें प्रेशर निकल आएगा, तो प्रेशर बराबर होगा सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन। तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन किसी नॉन कंडक्टिंग सरफेस पर, चार्ज सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है, और सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन किसी सरफेस पर जहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर होता है उसका फॉर्मूला होता है। इसमें कन्फ्यूजन मत रखिएगा, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। ओके, सो अब हम यहाँ पर अगर इस कंसेप्ट को यूज कर लें, अगर हम इस कंसेप्ट को यूज कर लें तो आप देखो यहाँ पर सिग्मा को आपने एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई कर दिया, एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई करने के बाद आप एक फार्मूले पे आ जाओगे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर को हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के टर्म में लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर प्रोपोर्शनल होता है ई स्क्वायर की। ये एक अच्छा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो प्रोपोर्शनल होता है ई स्क्वायर के। ये हो गया, यही चीज़ यहाँ पर भी। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी भी इसी तरह से हाफ टाइम एप्सिलॉन ई स्क्वायर होती है। इस चीज़ को याद रख लीजिए अभी फ़िलहाल के लिए। थ्योरी आप पढ़ चुके हो, अगर पढ़ना चाहो इसको तो डिटेल में पढ़ लेना है इसके। सोप बबल पे फॉर्मूले आते हैं। सोप बबल में सिंपल सा कंसेप्ट है कि जब आप किसी सोप बबल पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो सोप बबल कंडक्टिंग तो होता नहीं, तो जितने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए वो सारे चार्ज वहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। मान लो डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सब एक दूसरे के ऊपर बल लगाएंगे और उनका एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर होगा जो बाहर की तरफ काम करेगा, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर बाहर की तरफ जब काम करेगा तो ये अल्टीमेटली बबल को फुलाएगा, बबल के वॉल्यूम को बढ़ाएगा उसको, और इसकी वजह से उसके अंदर सरफेस टेंशन है वो वाला इफेक्ट कमज़ोर हो जाएगा। अगर आपने ज़्यादा चार्ज कर दिया तो बबल बस्ट भी हो सकता है। तो कोई भी बबल हो, चाहे उसमें पॉजिटिव चार्ज दो चाहे नेगेटिव चार्ज दो, वो सारे चार्ज एक दूसरे को रिपल करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर लगाएंगे, और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से आपका सोप बबल एक्सपैंड करना शुरू करेगा। ये भाई एक न्यूमेरिकल है जो कि अभी हमारे बहुत इंपॉर्टेंस का नहीं है, चूँकि हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। ओके, नाउ दिस इज़ द पोटेंशियल। पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट ये है कि पोटेंशियल किसी चार्ज का किसी बिंदु पर जब रखा जाता है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, मान लो कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी है और आपने एक चार्ज को वहाँ पर उस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर रखा, तो उस पॉइंट पर वो जितना फोर्स महसूस करेगा और उसको डिस्प्लेस करने में जितना वर्कडन हुआ है, वो वर्कडन को अगर आप उस चार्ज से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो उस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट करता है। तो पोटेंशियल एक तरह की स्थिति जो दिखाता है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें कितना एफर्ट करना पड़ेगा, एक्सटर्नल एजेंट को कितना एफर्ट करना पड़ेगा किसी चार्ज को लाने के लिए। अब इसकी जो यूनिट होती है वो तो वोल्ट होती है, लेकिन इलेक्ट्रिक केस में जो बहुत छोटे चार्ज होते हैं अगर उनको हम एक वोल्ट से डिस्प्लेस करना चाहें तो जो एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो इसी पोटेंशियल एनर्जी की या एनर्जी की चार्जेस के लिए एक यूनिट होती है। ये हमारा बड़ा अच्छा फार्मूला है जो ये कहता है कि अगर मान लो आप पॉइंट बी से ए तक आ रहे हो तो VB माइनस वी ए पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, VB माइनस वी ए बराबर होगा WAB बाई Q। तो यानी कि A से B तक के बीच में ले जाने के लिए किसी टेस्ट चार्ज Q नॉट को जितना वर्क डन होता है उस वर्क डन को अगर आप Q नॉट से डिवाइड कर दोगे तो आपको उन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस का कैलकुलेशन हो जाएगा। अब हम यहाँ पे एक चीज़ मानते हैं, अगर हम किसी चार्ज को इनफाइनाइट मानते हैं तो हम ये कह रहे हैं इनफाइनाइट वो जगह है जहाँ वो चार्ज किसी दूसरे चार्ज के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा है। अगर इंटरेक्ट नहीं कर रहा है तो कोई इंटरेक्शन एनर्जी नहीं होगी, और इसी इंटरेक्शन एनर्जी को ही हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो इनफाइनाइट कौन सी जगह है,
जैसे यहाँ पे देखो लिखा है एट इनफाइनाइट। इनफाइनाइट एक ऐसी जगह है जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को जीरो माना जाता है। इसका लॉजिक आप समझ लो, इनफाइनाइट इतनी दूर जगह है जहाँ पर एक चार्ज किसी दूसरी और तरह के चार्जेस का कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा, प्रेजेंस सब्सटेंस कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा, तो कोई इंट्रैक्शन नहीं, कोई बल नहीं, कोई स्थिति नहीं, कोई स्थितिज ऊर्जा नहीं, तो इनफाइनाइट पर हम पोटेंशियल को जीरो मानते हैं। तो यहाँ पर जब आप वी ए पॉइंट को जीरो इनफाइनाइट मान लोगे तो वहाँ पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। तो हमारे फार्मूले वी बी बराबर डब्ल्यू इनफाइनाइट बी बाई एप्सिलॉन क्यू होगा। अब वहाँ पर आप इसको सिंपली डब्ल्यू लिख दो, यहाँ वी लिख दो, तो वी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू। इस फार्मूले को हमेशा याद रखना कि जो वर्क डन है उसको जब क्यू से डिवाइड करते हो तो जो फैक्टर आता है दैट इज कॉल्ड द वी। वी इज द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट बी। अब इसका एक इंटीग्रल फार्मूला है जो मैं आपको यहाँ पे लिखा के दिखा देता हूँ। कहाँ गया ये फार्मूला? देखो, अगर आप किसी पॉइंट बी से ए तक आ रहे हैं तो ए से बी तक इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल। ई डॉट डी एल डॉट प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई का और किसी पाथ लेंथ डी एल का, दोनों का डॉट प्रोडक्ट है। तो ई डॉट डी एल का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो वी बी माइनस वी ए होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, अगर ई डॉट डी ए हो, एरिया हो, डी एल की बजाय एरिया हो, तो ई डॉट डी ए होने पर इंटीग्रेशन करने पर वो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है। तो इस पर बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कभी कभी कि ई डॉट डी एल लिखेंगे, ई डॉट डी एल लिख दें, तो ई डॉट डी ए फ्लक्स होता है, ई डॉट डी एल जो होता है वो किन्हीं दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। कोई स्टोक थ्योरम, जैसा कि आपको मालूम है इस तरह की थ्योरम है जो लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के लिए होती है। देखो, ये कंडीशन होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक की, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है तो ये कंडीशन डेल डॉट ई जो होती है अगर कोई फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक है यानी कंजर्वेटिव नेचर का है तो उसमें डेल क्रॉस ई जो होता है, कर्ल ऑफ ई जो है वो हमेशा जीरो होता है। और ये एक फार्मूला याद रखिएगा, ई डॉट डेल वी माइनस डेल वी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज द इक्वल टू द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल। तो हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसको हमेशा ध्यान रखना। ई डॉट ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी, ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ये देखिए ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी। ये भी फॉर्मूला है वी का, वी बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, ये 1 बाई आर होता है, ई में 1 बाई आर स्क्वायर होता है, वी में 1 बाई आर होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं? ऐसे सरफेस जहाँ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में पोटेंशियल का कोई डिफरेंस ना हो। देखो, यही मेन फार्मूला है। किन्हीं दो पॉइंट, इक्विपोटेंशियल सरफेस का नाम है इक्विपोटेंशियल। इक्वी मतलब एक समान, पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल। तो एक ऐसे सरफेस जिसके किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच में पोटेंशियल का कोई डिफरेंस ना हो, तो वी बी माइनस वी ए हमेशा जीरो होता है। और फार्मूला हमने पढ़ा है वी बी माइनस वी बराबर डब्ल्यू ए बी बाई क्यू या क्यू नॉट, जो भी चार्ज ले रहे हो। अगर लेफ्ट साइड जीरो है तो डब्ल्यू ए बी भी जीरो होगा। इसका फिजिकल मतलब ये है कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है, जैसे मान लो एक कागज है, कागज में एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है और ए पे और बी का दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो अगर हम चार्ज को यहाँ से यहाँ तक एक पॉइंट दूसरे पॉइंट तक ले जाएंगे तो हमारा वर्क डन जो होगा वो जीरो होगा। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसी सरफेस होती है जिनमें किन्हीं दो पॉइंट के बीच में अगर आप मूव करते हो तो वहाँ पर किसी तरह का कोई भी वर्क डन नहीं होता। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे आप मूव कर सकते हो। हाँ, ये जरूर है कि अगर आप एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जाओगे तो आपको कुछ ना कुछ वर्क डन वहाँ पर दिखाई पड़ेगा। अब इम्पॉर्टेंट जो है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में देख लो। इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो पोटेंशियल होता है उसका बड़ा इंटरेस्टिंग सा फार्मूला है। इस फार्मूले को याद रखना, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। इस फार्मूले को याद रख लीजिए, वी बराबर पी कॉस थीटा 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। अगर अकेला चार्ज है, सिंगल पॉइंट चार्ज है, तो वी जो होता है वो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो दो चार्ज होते हैं, तो इसको ऐसे याद करो कि दो चार्ज होते हैं, इसीलिए यहाँ पर 1 बाई आर इंटू आर यानी आर स्क्वायर हो जाता है। लेकिन एक और फैक्टर आ जाता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा भी यहाँ पर होता है। तो पी कॉस थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर ये होता है, इसको हमेशा अपने जहन में रखिएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात हो गई है। अच्छा, इलेक्ट्रिक डाइपोल का अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, जरा देख लो। ये फॉर्मूला सीधे तौर पे क्वेश्चन के रूप में भी पूछ सकते हैं। तो किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो पी बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर क्यूब 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है। इसमें वेरिएशन कर सकते हैं, 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर सकते हैं, 1 माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा कर सकते हैं। इस तरह के गोलमेल हो सकता है, बट आपको ये फॉर्मूला अच्छी तरह से याद रखना है।
ये केस याद कर लीजिएगा कि अगर हम इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सिस के अलॉन्ग हैं तो उस समय हमारा कॉस या तो जीरो होगा या पाई होगा, तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिंपली p/2 cos 2 pi एप्सिलॉन r क्यूब हो जाएगा। ये सब यहीं से आया है, इस चीज़ को आप ध्यान कर लीजिएगा। ये जो फार्मूला हमारा लेफ्ट इक्वेशन नंबर 4 है, इसी इक्वेशन 4 में अगर हमने कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 कर दी तो अंडर रूट में 3 + 1 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो p/2 एप्सिलॉन r क्यूब इस तरह की वैल्यू आ जाएंगी। यहाँ पर देखो इस चीज़ को फार्मूले के रूप में याद कर लो ऑब्जेक्टिव टाइप के कि जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 2 टाइम होता है मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो किसी इलेक्ट्रिक डायपोल के अलॉन्ग जो मैक्सिमम और मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होती हैं उनमें दुगने का अंतर होता है। अब एक ऐसा फॉर्मूला जिसको आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपने दिमाग में रखना है, जो आना ही आना इसके ऊपर क्वेश्चन है। आप कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की बुक जो देख रहे हैं उसमें आपको ये चीज़ें दिखाई पड़ेंगी। जैसे V मल्टीपोल है, मल्टीपोल मतलब होता है जहाँ बहुत सारे चार्जेस की कंडीशन हो। तो याद रखिएगा किसी मल्टीपोल में नंबर ऑफ चार्ज जो होते हैं वो 2n होते हैं, n इज़ द ऑर्डर ऑफ। तो अगर हमने कहा मोनोपोल तो मोनोपोल के लिए मतलब n की वैल्यू 0 हो जाएगी। हम कहेंगे डाईपोल तो उसके लिए n की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ लिखा भी है कि मोनोपोल मतलब 0 ऑर्डर मल्टीपोल है, उसका ऑर्डर 2 की पावर 0 होगा। मोनोपोल मतलब 2 की पावर 0, तो जो स्मॉल n लिखा है वो 0 हो जाएगा। डाईपोल मतलब 2 की पावर 2 हो जाएगा। क्वाड्रुपोल मतलब स्मॉल n की पावर 2 हो जाएगी, तो 4 हो जाएगा। तो अगर 4 चार्ज है तो क्वाड्रुपोल, 2 चार्ज है डाईपोल, 1 चार्ज है तो मोनोपोल, और इनको हम मल्टीपोल के ऑर्डर में कहेंगे तो मल्टीपोल ऑफ 0 ऑर्डर, मल्टीपोल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, मल्टीपोल ऑफ सेकेंड ऑर्डर ये आएंगे। पोटेंशियल के बारे में बात करें तो पोटेंशियल जो होता है मल्टीपोल का 1/r⁻n+1 होता है। तो अगर हमारे पास मोनोपोल है तो n की वैल्यू स्मॉल n की वैल्यू 0, तो 0 + 1 1, तो मोनोपोल के लिए पोटेंशियल 1/r होता है, ये हमने देखा है। अगर डाईपोल है तो डाईपोल के लिए स्मॉल n की वैल्यू 1 होगी तो उसके लिए पोटेंशियल 1/r² हो जाएगा। और इसी तरह से क्वाड्रुपोल के लिए स्मॉल n की वैल्यू 2 होगी तो 2 + 1 3 हो जाएगा, तो क्वाड्रुपोल के लिए पोटेंशियल 1/r³ हो जाएगा। ये याद रखोगे तो आपके फॉर्मूले कभी गलत नहीं होंगे। क्वाड्रुपोल का डेरिवेशन के फॉर्म में अगर आता तो बहुत इंपॉर्टेंट होता, लेकिन अभी बस आप इतना समझे रहिए कि उसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करा। 4 चार्ज होते हैं, स्मॉल n की वैल्यू 2 होगी तो V प्रोपोर्शनल है 1/2 + 1 यानी 1/r³। और ये फार्मूला याद रखिएगा 3 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है। तो क्वाड्रुपोल के अंदर 3 cos स्क्वायर थीटा -1 आता है, और डाईपोल में √3 cos स्क्वायर थीटा +1 आता है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। इस फॉर्मूले को जो हमने अभी दिखाया, और ये देखो दूसरा ये वाला फार्मूला, जस्ट ये वाला फार्मूला, इस फार्मूले को और पीछे जो क्वाड्रुपोल के फार्मूले में कंफ्यूज मत होइएगा। ये डाईपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है √3 cos स्क्वायर थीटा +1 होता है, और जो पिछला फार्मूला है वो क्वाड्रुपोल के पोटेंशियल का है, और क्वाड्रुपोल के पोटेंशियल के फार्मूले में 3 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है, अंडर रूट नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखना, कन्फ्यूजन हो जाती है यहाँ पर। ऐसे ही अगर हम मल्टीपोल की बात करें तो मल्टीपोल में ये दिखाया जाता है कि अगर आपके यहाँ बहुत सारे चार्ज हैं, आपने रख रखे हैं किसी झोले में भर के, तो उसमें कुछ मोनोपोल भी होंगे तो ये 1/r² टर्म है, कुछ डाईपोल होंगे 1/r² का टर्म है, यहाँ 1/r का टर्म था। क्वाड्रुपोल होंगे 1/r³ का टर्म होगा, और ऐसे ही हायर ऑर्डर के टर्म होंगे। तो अगर हम बहुत सारे चार्ज कहीं रखते हैं तो सारे के सारे चार्ज इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे, बल्कि वो आपस में मिक्सअप करेंगे, और मिक्सअप होने के बाद वो आपके लिए कुछ ऐसा व्यवहार दिखाएंगे कि वहाँ मोनोपोल का भी इफेक्ट होगा, डाईपोल का भी इफेक्ट होगा, ऑक्टोपोल का भी इफेक्ट होगा, सारे इफेक्ट वहाँ पर आपको दिखाई पड़ेंगे। बच्चों अगर इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आते हैं, ग्रुप वगैरह पे आपने भेजे भी हैं, इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने के, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है। अगर आपके इस तरह से कुछ दिया है अरेंजमेंट, 4 कोनों पे 4 चार्ज रखे हैं, तो आप और किसी पॉइंट O पर, ये सेंटर का पॉइंट है O, यहाँ पर आपको मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने का बहुत आसान तरीका है, आप बस इस डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लो, इस डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो, और बाकी चार्ज जो प्लस है उनको जोड़ दो, जो माइनस है उनको जोड़ दो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, चारों चार्जों का इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा वो इसके डिस्टेंस से कैलकुलेट कर लो। 1/r रह जाएगा, मोनोपोल है सारे, और फिर जब सबको सम कर दोगे तो आपके पास फार्मूला आ जाएगा। तो इस तरह का फार्मूला आ जाएगा। U पोटेंशियल एनर्जी का तो फार्मूला है। अगर आप पोटेंशियल निकालना चाहते हो तो सिंपली पोटेंशियल का फार्मूला उनको ऐड करके आप ला सकते हो। तो यहाँ इसी फार्मूले का इस्तेमाल करके आप वहाँ पर वो सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हो।
ओके, सो दिस इज़ फार्मूला। और यहाँ तो और कुछ मेरे ख्याल से अभी ऑब्जेक्टिव टाइप के हिसाब से तो आपके पास है नहीं, आपने देखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो होती है 1/ε² होती है, ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं। बस इसको और याद कर लेना। अगर हमारे पास कोई मतलब हमने बहुत सारे चार्ज इकट्ठा करके एक मान लो ठोस गोला बनाया और उस ठोस गोले की जो रेडियस है उसको ए रखा, उस पर जो टोटल चार्ज उसको क्यू रखा। तो अगर टोटल चार्ज क्यू है, उसका रेडियस ए है, तो उस पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगी उसमें 3/5 Q²/4ε इस फार्मूले को याद कर लेना, तुम्हारा काम हमेशा के लिए चल जाएगा। ओके, दिस इज़ द फॉर्मूला। बस इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ पॉइंट चार्ज, ये सब तो कोई वो नहीं है। आइसोलेटेड कंडक्टर, ये देखो यहाँ पर ये भी एक आइसोलेटेड कंडक्टर के फॉर्मूला। अगर आपके पास कंडक्टर है जहाँ पॉइंटेड होता है, तो जिस हिस्से में पॉइंटेड होता है उस हिस्से में इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो इस फार्मूले को देखो कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है वो 1/r² पे डिपेंड करती है। तो r है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो अगर कोई तीखा किनारा है तो उसका r बहुत कम होगा। अगर r कम होगा तो वहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है। इसलिए नुकीली चीज़ें जो होती हैं उस पर अगर आप चार्ज रख दोगे तो जो उसका नोक होगा, जो पॉइंटेड इलाका होगा, वहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होने की वजह से वहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, यानी उस पर्टिकुलर उस जगह से ज़्यादा इलेक्ट्रिक लाइनें बाहर की तरफ निकलेंगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास मोटे मोटे तौर पर इस यूनिट के जो महत्वपूर्ण हिस्से थे वो हम लोगों ने मेरे ख्याल से कवर कर लिए हैं। अब हम इससे कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल को देखते हैं, न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं और उन न्यूमेरिकल वाले हिस्से को हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके।